दोस्तों, हमारी कहानी चल रही थी जूली। ये कहानी का अंतिम भाग है। इसके पिछले वाले भाग में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका छोटा सा समरी हम लोग देख लेते हैं। बरसों पहले बिछड़ा भाई दक्ष अचानक श्री की जिंदगी में लौटता है और खुलासा करता है कि उसने लालच में नहीं बल्कि परिवार के भविष्य के लिए माँ जूली से दूरी बनाई थी। अब वो माँ के नाम पर सृष्टि स्टार्टअप हब शुरू करके गरीबों के लिए विश्वकृत अस्पताल बनाने का सपना लेकर आया है। दूसरी ओर कैंसर से जूझ रही कया की जान बचाने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। उद्घाटन समारोह में सब कुछ खुशियों से भरा लगता है, तभी मंच पर खड़ी जूली भीड़ में किसी को देखकर घबरा उठती है और उसके मुंह से निकलता है, तुम यहाँ। अब कहानी में आगे माइक पर जूली की बात सुनकर सबकी नज़र उधर ही घूम गई जिधर जूली देख रही थी। वहां चेयर पर बीमार सी कमजोर सी कया अपनी माँ अयंतिका के साथ बैठी मुस्कुरा रही थी। कया को वहां देखते ही संजय भी अंदर से दहल उठा, क्योंकि वह कया की स्थिति गहराई से समझ रहा था। वह जल्दी से उठा और कया की तरफ लगभग दौड़ते हुए पहुंचा। दक्ष भी स्टेज से उतरकर कया की तरफ तेजी से भागते हुए पहुंचा। संजय ने कया को चेयर से पकड़कर उठाया, क्योंकि वो काफी कमजोर हो गई थी, और स्नेह से बोला, कया बेटा, इतने लोगों के बीच तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है, चलो यहाँ से। फिर उसने अयंतिका को गुस्से से देखते हुए कहा, आप इसे यहाँ लेकर क्यों आई? क्या आपको इतनी भी समझ नहीं? और फिर डॉक्टर भल्ला ने अपने इतने सीरियस पेशेंट को वार्ड से बाहर निकलने की परमिशन कैसे दी? उन्होंने परमिशन नहीं दी। हम दोनों चुपचाप छुप कर निकल आए। अयंतिका ने दबी आवाज के साथ कहा। क्या? लेकिन क्यों? संजय और भी ज्यादा हैरान हो गया। अंकल, मैंने मम्मा से कहा था कि मेरी अंतिम इच्छा भैया के इनोग्रेशन प्रोग्राम में जाने की है, उसे पूरी कर दो। इतना बोलते ही कया हाँफने लगी थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी हुई थी। दक्ष वहीं खड़ा सबकी बातें सुन रहा था। कया की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गया और वो आगे बढ़कर उसने कया को गोद में उठाते हुए कहा, स्टेज पर चलकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए मास्क और हाइजेनिक जूस मंगवाता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। मेरा मेडिकल किट होटल के कमरे में है, मैं जल्दी से उसे लेकर आता हूँ और एक बार चेकअप कर लेता हूँ, संजय ने कहा और तेजी से हॉल के बाहर निकल गया। जैसे ही दक्ष कया को स्टेज पर लाकर बैठाया, जूली उसके पास आई। स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना बेटा? कया ने फीकी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला दिया। फिर जूली माइक के पास आई और उसने कया की स्थिति बताते हुए कहा, मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि कृपया अपना बोन मैरो टेस्ट करवाएं। रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप नंबर पे दे दें। जूली का ऐसा कहते ही हॉल में सभी लोगों ने एक साथ अपने मोबाइल निकालकर बताया गया नंबर सेव करना शुरू कर दिया। मुंबई में गौरी ठक्कर के ऐसे छोड़कर चले जाने से ईशान अंदर से काफ़ी टूट गया था। उस पर दक्ष का उसके साथ किया गया व्यवहार भी उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा तोड़ चुका था। उसे जीवन भर लगता रहा कि उसने जूली से दक्ष को छीन लिया है, लेकिन अब स्थिति एकदम उल्टी हो गई थी। उसे दक्ष से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। आज जबकि सभी दक्ष की कंपनी के इनोग्रेशन के पार्टी में थे, ईशान मुंबई में अकेला अपने लिविंग रूम में बैठा शराब पी रहा था। उसने अपनी बीमारी के कारण शराब पीना छोड़ दिया था, लेकिन बीमारी ठीक होते ही उसने अपनी पुरानी आदत फिर से पकड़ ली थी। ईशान को खुद उसका अपना जीवन ही उसे मुंह चिढ़ाता हुआ लग रहा था। पहले जीनी की बेवफाई, फिर दक्ष का और फिर गौरी ठक्कर का छोड़कर चले जाना, सब कुछ उसे बहुत अधिक परेशान कर रहा था। उसने एक के बाद एक पैग लगाकर पीना शुरू कर दिया और जब तक वो पी सकता था वो पीता रहा। जब उसके पीने की सीमा समाप्त हो गई तो शराब की बोतल दीवार पर मारते हुए वह बड़बड़ाया, साली, यह जिंदगी बड़ी कुत्ती चीज है। छोटा था तो मॉम मुझे नौकरों के हवाले कर पार्टीज में बिजी रहती थी और डैड अपना बिजनेस बढ़ाने में, और तो किसी की प्योरिटी कभी था ही नहीं। और अब मॉम कहती हैं मैं गलत हूँ। डैड मुझसे नफरत करते करते मर गए। फिर ईशान कमरे की छत की तरफ देखते हुए कहा, सुन रहे हो ना डैड,
आपका बेटा आज आपकी बिजी पर्सनल लाइफ की कीमत अदा कर रहा है। अपने आप से बातें करते और हंसते ईशान की आंखों में आंसू निकल पड़े और वो रोने लगा। उसकी आंखों के सामने बचपन की कई घटनाएं घूमने लगी। जब वो बीमार था और तेज बुखार से उसका बदन तप रहा था, तब वो उस स्कूल में अपनी क्लास की लास्ट चेयर पर टेबल पर सिर टिकाकर बैठ गया था। मैम ने आकर पूछा तो जवाब देने के बजाय उसने बस सिर उठाकर आंखों में उन्हें देखा था। मैम ने पियून को बुलाकर उसे उसे सिक रूम में भेज दिया था और उसकी मॉम को कॉल किया। मॉम, तब आप खुद नहीं आई, एक डॉक्टर और एक नर्स को भेज दिया था मुझे स्कूल से घर लाने के लिए, और आप अपने प्रोग्राम में ही बिजी रहीं। जितने दिन में बीमार होकर घर पे पड़ा रहा, आप और डैड मुश्किल से घंटे 2 घंटे के लिए मेरे पास रहे। डॉक्टर और नर्स हायर करके आपने अपने माँ बाप होने की ड्यूटी निभा दी। नशे में धुत ईशान देर तक रोता रहा और अपने बीते जीवन को याद करके बड़बड़ाता रहा। फिर वो उठा और लड़खड़ाते कदमों से अपने बेडरूम की तरफ बढ़ने लगा। उसके बेडरूम तक लिविंग रूम से ही एक सीढ़ी जाती थी। सीढ़ियों पर गिरता पड़ता, रेलिंग पकड़कर किसी तरह उठता और अगली सीढ़ी पर पैर रखता हुआ वह ऊपर चढ़ रहा था। बेडरूम तक मुश्किल से कुछ सेकंड लगने वाले रास्ते को ईशान ने लगभग आधे घंटे में पूरा किया। बेडरूम से पहुंचकर जैसे ही वो अपने बेड पर लेटा तो अधिक शराब पीने के कारण उसे उबकाई आने लगी। बेड से वो वॉशरूम जाने के लिए उठा तो उसे तेज पेय लग गई। वो भागते हुए वॉशरूम के बजाय नशे में धुत होने के कारण कपड़ों में ही कर दिया। बेडरूम की बालकनी में आ गया और वहां उसने खूब सारी उल्टी की। फिर उसने अपने आप से खुश होकर बोला, हाँ अब अच्छा लग रहा है, अब सो जाता हूँ। और नशे की हालत में वह बेडरूम में जाने की बजाय बालकनी की बाउंड्री को ही बेड समझकर उस पर चढ़ने लगा। बाउंड्री थोड़ी ऊंची थी तो वो अपने आप से ही बोला, लगता है आज मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली है, इसीलिए बेड पर भी नहीं बैठ पा रहा हूँ। और फिर वो लगातार बालकनी की बाउंड्री पर चढ़ने की कोशिश करता हुआ अपना बैलेंस खो बैठा और पहली मंजिल से बालकनी के ज़मीन पर गिर गया। अगली सुबह फ़ोन की आवाज़ से दक्ष की नींद खुली। फ़ोन सुनकर वो घबरा गया और दूसरे कमरे में सो रही अपनी दादी को जगाकर बोला, दादी जल्दी उठिए, हमें अभी मुंबई के लिए निकलना होगा। लेकिन क्यों, क्या हुआ? गौरी ठक्कर ने हड़बड़ाकर उठते हुए कहा, डैड अपने बेडरूम के बालकनी से नीचे गिर गए हैं। वह बच्चा है क्या जो बालकनी से नीचे गिर गया? गौरी ठक्कर ने आश्चर्य से पूछा। दादी, उन्होंने बहुत ज़्यादा पी रखी थी इसीलिए। अच्छा चलो जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। कुछ ही घंटों में गौरी ठक्कर और दक्ष मुंबई के हॉस्पिटल में पहुँच गए। दक्ष ने ईशान के डॉक्टर से पूछा, डैड कहाँ हैं, कैसे हैं वे? डॉक्टर ने जो बताया यह सुनकर दक्ष के मुंह से जोरों से आवाज़ निकल पड़ी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ी दूर व्हील चेयर पर बैठी गौरी ठक्कर तक दक्ष की आवाज़ पहुंची। उन्होंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ बेटा? दादी, वो साफ साफ बोलो, क्या हुआ ईशान को? ऊपर से गिरने के कारण उनके दाएं कूल्हे की और कंधे की हड्डी टूट गई है। और क्या? और नशे की हालत में सिर में चोट लगने के कारण उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। हड्डियों के ऑपरेशन के बाद उन्हें साइकाइट्रिस्ट हॉस्पिटल में रखना होगा। और क्या? गौरी ठक्कर ने रोते हुए पूछा। और उन्हें शायद अब जीवन भर साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल में ही रहना होगा, क्योंकि इस उम्र में हुए इस तरह के डैमेज की रिकवरी लगभग इम्पॉसिबल होती है। ईशान की हालत जानकर गौरी ठक्कर की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उनका एक मन कह रहा था कि ईशान को अपने किए की सज़ा मिली है, और दूसरा मन अपने बेटे के प्रेम के कारण दुख के भारी बोझ में दब कर सिसक रहा था। दक्ष ने दादी को साहस देते हुए कहा, आप चिंता ना करें दादी, मैं दुनिया भर के सभी बेस्ट साइकाइट्रिस्ट को डैडी का इलाज करवाऊंगा। कोई तो होगा जो उन्हें ठीक कर देगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बेटा, जीते रहो। बेंगलोर में श्री और दक्ष से ईशान के बारे में पता चला तो उन्हें सुनकर अंदर से अच्छा नहीं लगा। हालांकि वो ईशान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, फिर भी वो सुबह से उदास और अनमनी सी बैठी हुई थी। मेघा और श्रेया ने कई बार उससे उसकी उदासी का कारण पूछा, लेकिन उसने सिर दर्द का बहाना बनाकर टाल दिया। श्री को लग रहा था कि ईशान चाहे जितना भी बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, पर उसके साथ इस हद तक गलत नहीं होना चाहिए था। श्री इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। तभी सिद्धार्थ का कॉल आ गया।
श्री फोन रिसीव नहीं करना चाहती थी, पर श्रेया ने कॉल रिसीव कर उसका माइक ऑन कर दिया और श्री को बोलने का इशारा किया। मेघा भी पास आ गई और श्री को बात करने का इशारा करने लगी, तो नहीं चाहते हुए भी श्री को कॉल पर बात करना पड़ा। जैसे ही श्री ने हेलो कहा, दूसरी तरफ से सिद्धार्थ की व्यंग भरी आवाज़ उसके कानों में टकराई तो महारानी साहिबा उठ गईं। हाँ, श्री ने अनमने ढंग से कहा, तो मैडम अभी के अभी मुझे प्रपोजल एक्सेप्ट का मेल भेजो और तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ घंटे भर में ऑफिस पहुंचो। आज तुम्हारी टीम का सीईओ, सीटीओ सब डिसाइड करना है, समझी? इतना कहकर सिद्धार्थ ने कॉल कट कर दिया। सिद्धार्थ की बात सुनकर श्रेया और मेघा खुश हो गई। श्रेया ने कहा, चल श्री जल्दी से रेडी हो जा। अरे नहीं, पहले लैपटॉप ओपन कर सिद्धार्थ को रिप्लाई मेल कर, मेघा ने कहा। रिप्लाई में फ़ोन पर ही मेल ओपन करके कर देती हूँ और रेडी हो जाती हूँ। हमें 10 मिनट में निकलना होगा, नहीं तो हम घंटे भर में नहीं पहुँच पाएंगे, श्री ने अपनी उदासी को एक तरफ करते हुए कहा। और घंटे भर के अंदर लड़कियां सिद्धार्थ के कैबिन में थीं, तो तुम सब मिलकर किसी एक को सीईओ चुन लो। श्री अपने स्टार्टअप की सीईओ होगी, श्रेया ने तुरंत कहा और मेघा भी हाँ में हाँ मिला दी। और सीटीओ मतलब चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। मेघा हमारी आईआईटी कॉलेज की टॉपर है और गोल्ड मेडलिस्ट, श्रेया ने कहा। ठीक है, चलो तुम सबको तुम्हारा कैबिन दिखा देता हूँ, वहीं तुम तीनों बैठकर अपना काम करो और कोई प्रॉब्लम आए तो इंटरकॉम से मुझसे पूछ लेना। ओके, थैंक यू सो मच, श्री ने कहा। जूली और संजय ओम के साथ इनोग्रेशन की रात ही फ्लाइट लेकर कया और अंतिका को लेकर वापस दिल्ली आ गए, क्योंकि कया को ऐसे बेंगलोर में रखना उनके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता था। दिल्ली पहुंचते ही वे सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचे और संजय ने डॉक्टर भाल्ला से बात कर कया को उसके रूम में शिफ्ट करवाया। दूसरे दिन दक्ष ने जूली को भी फ़ोन करके ईशान की हालत के बारे में बताया। जूली और संजय दोनों को ईशान का हाल सुनकर काफ़ी बुरा लगा और उन दोनों ने शाम की फ्लाइट से ईशान को देखने जाने के लिए प्लान बनाया। तभी डॉक्टर भाल्ला ने संजय को कॉल करके बताया कि कया की हालत काफ़ी ख़राब होती जा रही है। सुनते ही जूली और संजय हॉस्पिटल भागे। वहाँ कया को ऑक्सीजन दी जा रही थी और डॉक्टर भाल्ला कई सारी दवाइयाँ एक साथ मिक्स करके उसे ड्रिप की तरह चढ़ाते हुए नर्स से कह रहे थे, जल्दी से इसे आईसीयू में शिफ्ट करो। कया के बेड के पास बैठी अयंतिका शून्य सी बैठी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कया के ऐसे चले जाने के बाद वो कैसे जिएगी। जूली जल्दी से कया के पास गई और बोली, बेटा तुम हिम्मत बनाए रखना, मैं तुम्हें ज़रूर वापस लाऊंगी। हाँ आंटी, कया ने धीमी और कमज़ोर आवाज़ में कहा। लेकिन जूली की बंधाई आस पूरी नहीं हो पा रही थी और कया की तबीयत कभी कुछ ठीक नहीं होती तो अगले ही घंटे बहुत ज़्यादा खराब हो जाती। जिंदगी और मौत के बीच ऐसे झूलती हुई कया को 10 दिन हो चुके थे। दक्ष के प्रोग्राम के बोन मैरो डोनर और अनाउंसमेंट के बाद लगातार बहुत सारे टेस्ट रिपोर्ट्स आ रही थी, लेकिन किसी का भी रिपोर्ट कया के बोन मैरो से मैच नहीं हो पा रहा था। एक दिन डॉक्टर भाल्ला ने जूली और संजय से कहा, डॉक्टर जूली, आपके ट्रीटमेंट के कारण कया का कैंसर अभी तक एडवांस स्टेज पर नहीं पहुंचा, लेकिन क्या डॉक्टर भाल्ला, जूली ने बेचैनी से पूछा, अगर और 10 दिनों के अंदर हमें बोन मैरो डोनर नहीं मिला तो हम कया को बचा नहीं पाएंगे। ऐसे कैसे? अगर अभी तक मेरी दवाइयों से कैंसर एडवांस स्टेज पर नहीं पहुंचा है तो फिर अगले 10 दिनों में ऐसा क्या हो जाएगा? रिपोर्ट्स यही बता रही हैं डॉक्टर जूली, डॉक्टर भाल्ला ने गहरी सांस लेते हुए कहा। क्या कुछ नहीं कर सकते जूली? अब तक बैठे संजय ने पूछा। हाँ डॉक्टर जूली, हमारी सीमा आप जानती हैं। क्या आपके मेथड में कोई और उपाय है? डॉक्टर भाल्ला ने जूली की तरफ आशा से देखते हुए पूछा। एक तो है, पर क्या डॉक्टर जूली? डॉक्टर भाल्ला ने बेचैनी से पूछा। पर वो लगभग असंभव सा है, जूली ने गंभीरता से कहा। ऐसा क्या है? डॉक्टर भाल्ला और संजय ने एक साथ पूछा। एक बूटी है जो पहाड़ों पर कभी कभी दिखती है और वो केवल कुछ घंटों के लिए। अगर वो मिल जाए तो हम कया को कैंसर से कुछ समय के लिए और रोक सकते हैं। क्या उसके लिए हम किसी को भेज सकते हैं? एक अंतिम कोशिश के तौर पर डॉक्टर भाल्ला ने कहा। नहीं, क्योंकि वह बूटी की पहचान आज के साइंस के पास नहीं है। वह बूटी बहुत रेयर है। एक बार बाबा के साथ बूटियों खोजने के लिए पहाड़ पर भटकते हुए हमें वो मिली थी।
बाबा ने तभी मुझे उसके गुणों के बारे में बताया था। फिर उसके पास के गांव में एक कैंसर पेशेंट को 20 वर्षों तक बचाए रखा गया था। विश्वास नहीं होता, डॉक्टर भल्ला ने कहा। हाँ, लेकिन यह सच है। तो क्या आप उस बूटी को सामने लाना चाहेंगी? दुनिया भर में तहलका मच जाएगा, डॉक्टर भल्ला ने कहा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। लेकिन जूली, इस उम्र में पहाड़ों पर जाकर भटकना, क्या तुम्हारी हेल्थ तुम्हारा साथ देगा? संजय ने चिंतित होकर पूछा। मैं पहाड़ों की बेटी हूँ संजय, और अगर वो बूटी मिल गई तो सच में दुनिया भर में कैंसर पेशेंट के लिए वो वरदान साबित होगी, जूली ने मुस्कुराकर कहा। यस, हम उस बूटी को काया को तो देंगे ही, उसका लैब टेस्ट करके उसकी उसी तरह के और भी पौधे डेवलप करेंगे, या फिर उसमें शामिल तत्वों से हमारे पास उपलब्ध सामग्री में से निकालकर उन्हें उन्हें एक के साथ कंबाइन करके टैबलेट या कैप्सूल भी बना सकते हैं। इसमें दुनिया भर के कैंसर पेशेंट को फ़ायदा होगा। डॉक्टर जूली, प्लीज़ आप एक कोशिश ज़रूर कीजिएगा। मैं अपने डिपार्टमेंट्स में आपके आने और जाने का पूरा इंतजाम कर देता हूँ, और हाँ, आपके साथ एक जूनियर डॉक्टर को भी अपॉइंट कर देता हूँ, डॉक्टर भल्ला ने उत्साहित होकर कहा। हाँ डॉक्टर भल्ला, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे उस बूटी के लिए एक कोशिश नहीं बल्कि बार बार कोशिश करनी चाहिए। अगर मेरी यह कोशिश सफल हो गई तो दुनिया भर में कैंसर पेशेंट को उम्मीद की एक किरण मिल जाएगी। मैं ज़रूर जाऊंगी, आप तैयारी करके मुझे बता दीजिए, जूली ने कहा। लेकिन जूली, तुम्हें एक बार फिर इस डिसीजन पर सोचना चाहिए, संजय जूली के लिए चिंतित होते हुए बोला। मैंने सोच लिया है संजय, जूली ने दृढ़ता से कहा, और डॉक्टर भल्ला ने 2 दिनों के अंदर जूली के जाने की सारी तैयारियां कर दी। जूली जब जाने के लिए पैकिंग कर रही थी तब ओम उसके पास आकर बोला, मम्मा मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। बेटा, तुम्हारी अभी एग्जाम होने वाले हैं, तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, जूली ने ओम को प्यार करते हुए कहा। लेकिन एग्जाम तो मैं अभी 2 महीने बाकी हैं। मम्मा प्लीज़ जिद नहीं करते बेटा, अगली बार ज़रूर लेकर जाऊंगी। जूली की बात सुनकर ओम निराश होकर अपने कमरे में जाकर चला गया। अगले दिन जूली एक जूनियर डॉक्टर अमित सरीन के साथ कार में अपने गांव के लिए निकल गई। पूरे रास्ते उसे अपना बचपन याद आता रहा। अपने गांव में पहुंचकर जूली एक छोटी बच्ची की तरह चहक उठी और साथ आए जूनियर डॉक्टर से बोली, आज मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ अमूल्य चीजें खो दिया है। मैम, इतनी सक्सेस के बाद आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? सक्सेस मुझे जरूर मिली है अमित, लेकिन मेरी आत्मा की प्यास ये सुंदर प्रकृति में बुझ पाती है। मत भूलो कि मैं पहाड़ों की बेटी हूँ, चारों तरफ मंत्र मुक्त सी नजर दौड़ाती हुई जूली ने कहा। अपने घर की साफ सफाई के बाद जूली गांव के सभी लोगों की खुशी खुशी मिली। पूरे गांव में जूली के आने की खुशी थी। गांव के महिलाएं स्नेह से जूली के लिए तरह तरह की चीजें बनाकर पहुंचा रही थीं। इसीलिए जूली डॉक्टर अमित और डॉक्टर के लिए अलग से खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। जूली रोज सुबह नाश्ता करके और साथ में खाने की कुछ हेल्दी सामान व पानी की बोतल बैग में रखकर डॉक्टर अमित के साथ पहाड़ों पर उस बूटी की खोज के लिए निकल जाती थी और शाम को दिन ढलने पर वापस आती थी। ऐसा करते हुए उसे 3 दिन हो गए थे, लेकिन वह बूटी उसे कहीं भी नहीं मिल पा रही थी। इस दौरान उसने कई दूसरी जड़ी बूटी इकट्ठी जरूर कर ली थी। आज चौथा दिन था और जूली और अमित दोनों ही अब थक चुके थे। फिर भी वह कभी कैंसर पेशेंट का कष्ट याद आता और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने लगते। डॉक्टर अमित ने चलते हुए एक बार जूली से पूछा भी, मैम हम और कितने दिनों तक ऐसे भटकते रहेंगे? बस अमित, इस ट्रिप की आज आखिरी कोशिश है। अगर आज बूटी नहीं मिली तो ठीक है, नहीं तो कल सुबह होते ही हम दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। चलो अब तेजी से उस तरफ चलते हैं, जूली ने इशारे से एक तरफ देखते हुए कहा। लेकिन मैम, उधर खड़ी चढ़ाई है। हाँ, पर उधर ही हमें एक बार वह बूटी मिली थी तो शायद इस बार भी मिल जाए। ओके मैम, चलिए। काफ़ी देर की चढ़ाई और इधर उधर भटकते हुए अचानक जूली की आंखों में चमक उठी। उसने एक तरफ ऊंचाई पर हाथ से इशारा करते हुए डॉक्टर अमित से कहा, अमित देखो, वह रही बूटी, इसी की खोज में हम भटक रहे थे। मैम कौन सी? वहाँ तो कई सारे पौधे दिख रहे हैं। हाँ, उन्हीं में से एक है वह दुर्लभ बूटी। आओ जल्दी से उधर चलें, क्योंकि वह बूटी का जीवन काल बस कुछ घंटों के लिए होता है। लेकिन मैम, यह चढ़ाई तो थोड़ी डेंजरस है, अगर जल्दी की तो
फालतू बातें मत करो और तेजी से मेरे साथ आओ। अगर हम इसे अभी उखाड़ लेने में कामयाब हो जाते हैं तो दुनिया भर में कैंसर पेशेंट को जीवन का एक बड़ा गिफ्ट हम दे पाएंगे। तेजी से बूटी की तरफ बढ़ते हुए जूली ने कहा। जूली की बात सुनकर डॉक्टर अमित को भी उत्साह हो गया और वो तेजी से जूली के पीछे चल पड़े। चलते हुए जूली का पूरा ध्यान चढ़ाई की जगह वह बूटी पर था और वह बूटी को हर हालत में पाना चाहती थी। अचानक उसका पैर एक पत्थर पर पड़ा और वो तेज चलते हुए इतनी बुरी तरह से लड़खड़ाई और अपने बैलेंस नहीं बना सकी और पीछे आ रहे अमित को पकड़ते पकड़ते चढ़ाई के दूसरी तरफ से खाई में गिर गई। जूली को गिरता हुआ देख अमित जोर से चिल्लाया, मैम। इस घटना से दुखी और हस्तव्य अमित को कुछ सेकंड के लिए समझ में नहीं आया कि क्या करे। फिर एकाएक जैसे उसे होश आया, उसने तुरंत संजय को और डॉक्टर भल्ला को फ़ोन करके इस घटना के बारे में बताया। सुनकर दोनों ही सन्न रह गए। डॉक्टर भल्ला ने तुरंत एक एयर एम्बुलेंस को जूली को लाने के लिए रेडी किया। संजय एयर एम्बुलेंस के साथ गया और अमित की बताई हुई जगह पर पहुंचा। खाई अधिक गहरी तो नहीं थी, पर ऊंचाई से गिरने के कारण जूली को गंभीर चोट आई हुई थी। संजय एम्बुलेंस पर प्राथमिक उपचार करता हुआ जूली को लेकर ट्रॉमा सेंटर में पहुंचा और उसे एडमिट कराया। जूली की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी। ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर ने कहा, सॉरी डॉक्टर जूली, बट बचने के केवल 2% चांसेस हैं, बच्चों को भी खबर दे दें। सुनते ही संजय बच्चों के लिए फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर रो लेने के बाद जब वो संभला तो उसने श्री और दक्ष को फ़ोन करके सारी बातें बता दी। सुनते ही दोनों भाई बहन पहली फ्लाइट लेकर दिल्ली आ गए। जूली बेहोश थी और उसे आईसीयू के प्राइवेट रूम में वेंटिलेटर पर रखा गया था। सांसें कभी तेज चलती तो कभी इतनी धीमी कि लगता जैसे सांसों की डोर टूटने वाली है। संजय जूली के पास ही बैठा हुआ और तीनों बच्चे भी हॉस्पिटल में ही एक दूसरे को दिलासा देते हुए बैठे हुए थे। जब किसी का मन नहीं मान रहा था तो वो आईसीयू के रूम में जाकर जूली को देख आता था। सबसे बुरी हालत ओम और दक्ष की थी। छोटी उम्र होने के कारण ओम खुद को संभाल नहीं पा रहा था और दक्ष बार बार यही कह रहा था, मॉम, जो सुख देने के लिए मैं उनसे वर्षों तक अलग रहा, वो समय आया तो मॉम, मैं क्या करूं श्री, मुझ जैसा अभागा इस दुनिया में कौन होगा। और इतना बोलकर वो फूट फूट कर रोने लगा। श्री को एक साथ ही ओम और दक्ष दोनों को संभालना पड़ रहा था। उधर जूली के कमरे में जूली को देख देख कर संजय की आंखें भर आ रही थी। वो कभी जूली का सिर सहलाता तो कभी उसकी हथेली को चूमता। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी जूली ने हल्के से आंखें खोली और धीरे से कहा, ओम। संजय तुरंत श्री को कॉल करके सबके साथ रूम में आने के लिए कहा। तीनों बच्चे और संजय जूली के साथ पास खड़े थे। ओम रोता हुआ जूली के एकदम पास आकर खड़ा हो गया। जूली ने सबको एक एक नज़र देखा और ओम को देखकर कुछ कहना चाहा कि उसकी धड़कनें बंद होने लगी और आंखें बंद होने लगी। धड़कनों को चलाने के लिए संजय ने तुरंत सीपीआर, एक विशेष यंत्र से हार्ट पर दबाव बनाना देना शुरू कर दिया। संजय पूरी ताकत से सीपीआर दे रहा था। कमरे में मौजूद सभी डॉक्टरों की निगाहें मॉनिटर पर टिकी हुई थी। कुछ सेकंड के लिए मॉनिटर पर सीधी लाइन दिखाई दी। श्री, दक्ष और ओम की चीख निकल गई, लेकिन तभी पीप पीप मॉनिटर पर फिर धड़कनें लौट आईं। पूरे कमरे में जैसे उम्मीद की एक किरण फैल गई। संजय की आंखों में आंसू बह निकले। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया। ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर ने आश्चर्य से कहा, यह किसी चमत्कार से कम नहीं। मरीज ने मौत को मात दे दी, लेकिन अभी खतरा पूरी तरह से टाला नहीं है। अगले कई दिनों तक जूली का इलाज चलता रहा। डॉक्टर भल्ला, संजय और अमित दिन रात उसकी देखभाल में लगे रहे। आखिरकार एक सुबह जूली ने पूरी तरह होश में आंखें खोली। सबसे पहले उसकी नज़र ओम पर पड़ी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बेटे, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। ये सुनते ही ओम, श्री और दक्ष उससे लिपट कर फूट फूट कर रो पड़े। बरसों बाद पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। कुछ महीनों बाद जूली पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। जिस दुर्लभ बूटी की खोज में वह अपनी जान जोखिम में डाल बैठी थी, उसी बूटी पर उसकी रिसर्च सफल हो गई। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने उसकी खोज को स्वीकार किया। उस औषधि से कैंसर के इलाज में एक नई उम्मीद पैदा हुई और लाखों मरीजों को नया जीवन दान मिलने लगा। भारत सरकार ने जूली को
उसके अद्भुत योगदान के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक सम्मान से नवाजा। दुनिया भर में उसकी पहचान एक आयुर्वेदिक वैज्ञानिक के रूप में होने लगी। दक्ष का स्टार्टअप देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो गया। श्री ने भी अपने सपने पूरे किए और अपने जीवन साथी के साथ नई शुरुआत की। ओम ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर अपनी माँ की तरह लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया। एक दिन पूरा परिवार उसी पहाड़ी पर पहुंचा जहां जूली कहीं खाई में गिरी थी। जूली ने मुस्कुराकर कहा, उस दिन मुझे लगा था मेरी कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन शायद भगवान चाहते थे कि मेरी जिंदगी किसी एक परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए काम आए। सभी ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ थाम लिया और ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी से पूरा परिवार खुशियों से भर उठा। दोस्तों, इस तरह से हमारी कहानी जूली आज समाप्त होती है। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। मेरे चैनल कहानियाँ विद रिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।